हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। प्रणाम। और बहुत मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। तो मेरी आवाज़ आ रही है? तो चलो, अब मैं बताने चाहता हूँ ये कि देखो, ये जो वरुण बैच के अंदर चीज़ें चल रही है ना, उसमें इसके अलावा भी आपको काम करने हैं। जैसे आपके जो अपने नोट होंगे ना, नोट, उसको कंप्लीट रिवाइज करिएगा। नोट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। सेकेंड, जो वरुण बैच के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको टेस्ट की तरह से देना है। क्वेश्चन को टेस्ट की तरह से देना है। टेस्ट की तरह से देने का फायदा क्या है कि जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, और उतने टाइम तक आप क्या रहोगे, मतलब टाइम लगेगा कि मतलब कई बार होता है ना कि बच्चे बहुत समय लगा देते हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो टाइम बचेगा। तीसरा, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट, ये 2 मॉक टेस्ट होना चाहिए पर वीक। इसमें से एक मॉक टेस्ट एडवांस का होना चाहिए और एक मॉक टेस्ट मेंस का होना चाहिए। और मेंस का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मेंस का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छा करना है। तो एक ये करना है, एक ये करना है, मॉक टेस्ट, वरुण एंड नोट्स, और साथ में पीवाई क्यू एस के कुछ, इसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पीवाई क्यू आपको करना है। और इस समय जो पीवाई क्यू करना है आपको ना, अगर आप एडवांस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एडवांस का ही पीवाई क्यू करिए और लास्ट 5 ईयर करिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ लास्ट 5 ईयर करने के लिए कि आपके पास इतना के बाद ना टाइम अगर कम बचता है तो 5 ईयर कर लीजिए, और अगर टाइम आपके पास ज़्यादा बचता है तो फिर इसको आप 10 ईयर भी कर सकते हैं या 10 ईयर कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। इतनी चीज़ें फिलहाल करनी है और इतना सफिशियंट है। तो इसके बाद अब मैं बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि वो जो क्वेश्चन था ना जिसपे एक बच्चे ने कहा था कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट के थ्रू कैलकुलेट करना, जिसपे मैं 95% का बात किया था। एक्चुअल में वो जो कोऑर्डिनेट मेथड आपने बताया था ना, वो वास्तव में अच्छा मेथड था। वो भी एक अच्छा मेथड था, उससे भी उसको किया जाता है और बहुत अच्छा मेथड था। एक बच्चे का मैंने ये भी पढ़ा था कि वो जो जो मैंने लास्ट में नहीं कहा था कि पार्टिकल्स जाएगा और उस पर टकरा जाएगा, तो वो एक बहुत सारे केसेस है, उनमें से वो एक पार्ट होगा जिस पर वो टकराएगा, तो उससे भी वही आंसर मैच करेगा। बट वो बेटर मेथड नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपने एक पार्ट सेलेक्ट किया है उसका। लेकिन जो 2 मेथड थे, कोऑर्डिनेट मेथड जिसमें आपने पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकाल लिया प्लस टारगेट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के मैक्सिमम मिनिमा लगा दिया, बहुत अच्छा मेथड था यार, रियल में बहुत अच्छा मेथड था। और सेकेंड जो वेक्टर मेथड मैंने यूज़ किया था वो था। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है, और उसके आंसर्स मैंने आपको दिया था, डिस्कस नहीं किया था क्योंकि 2 घंटे के बाद ना ज़्यादा आर्स का हो जाता है तो उसको देख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में उन क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है और अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो और आज की क्लास का कोई टेस्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर टेस्ट लूंगा तो क्वेश्चन दूंगा, फिर टेस्ट का टाइम दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि आपको जो मैं रिकॉर्डेड वाला देता हूँ ना पीडीएफ, अच्छा उसको टेस्ट की तरफ से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा था कि कुछ बच्चों का यही कहना था कि सर हम तो वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद उसको पॉज करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो बेटर वे नहीं है। आप ना इस समय के बाद एडवांस एकदम टेस्ट की तरफ से पूरा पूरा बना लीजिए और आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी अगर आप इतना करते हो तो। लास्ट ईयर वरुण बैच से बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए थे, तो इस बार तो और ही अच्छा जा रहा है, तो और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैंक हम। तो चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों ने किया था और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या था।
और कहीं भी लगे ना डाउट आउट किसी क्वेश्चंस में तो आप मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इसके सोल्यूशंस आपने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, हर बार नए क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं होती है, कई बार रिवीजन की जरूरत होती है आपको। तो रिवीजन जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। तो ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आप बार बार करिए, ठीक है। अगर आप एक बार कर चुके हैं तो उसको दोबारा करिए, ताकि वो चीज़, उसके कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए या उसके मेथड आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अच्छा, कुछ कमेंट अगर करना हो, आपको इसमें नहीं समझ में आया हो या डिटेल आपको जानना है तो मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि मैं मैसेज सबका देख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास जरूरी होता है कि एक बार इंटरेक्शन हो, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जानने के लिए। कह रहा, अ बॉम्बर प्लेन मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रिलीज अ बम एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड एज सोन। तो 80 मीटर की हाइट पे इसने एक बम रिलीज किया। और देखिए ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, मैं एक टीचर हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं हर क्वेश्चन कर जाऊंगा। बहुत जगह मैं खुद क्वेश्चन पर अटकता हूं, ये हकीकत है मेरी, ठीक है। लेकिन एक हिम्मत है कि शायद कर जाऊंगा, तो शायद के चक्कर में हो जाता है। तो आपको भी यही हिम्मत रखना है, और अगर आप ये हिम्मत रखे रहे कि मैं क्वेश्चन कर जाऊंगा तो हो जाएगा। और एक और चीज, किसी भी क्वेश्चन पे आप, अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑन एवरेज आप 5 to 7 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, चलेगा। लेकिन इनमें से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे हाफ आवर का टाइम ले सकते हैं। अगर इतने ले रहे हैं तो अभी शुरुआत का टाइम है, चलेगा, क्योंकि वो जब टाइम लेगा तो आपको सिखा रहा है ना, जब आप सीख रहे हैं तो आप अच्छा करेंगे। तो ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन हम 5 मिनट लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। कुछ क्वेश्चन को आपको टाइम देना चाहिए, सीखने के प्रोसेस जरूर देना चाहिए। अब आते हैं इस पर। A bomber plane moving at a horizontal speed 20 meter per second release a bomb at height of 80 meter above the ground as shown. At the same instant, a hunter of negligible height start running from the point below it. ये हंटर यहां से शुरू किया और यहां पे बम रिलीज हुआ। After 2 seconds, he realized that he cannot make it. 2 सेकेंड बाद ये कुछ नीचे यहां तक आया होगा। उसके बाद इसने कुछ दूरी तय किया, यहां पाया, फिर इसने रियलाइज किया कि नहीं, ये पर्सन इस बम को नहीं पकड़ सकता। तो फिर उसने क्या किया, ही स्टॉप रनिंग एंड इमीडिएटली होल्ड हिज गन एंड फायर इन सच अ डायरेक्शन सो दैट जस्ट बिफोर द बम हिट द ग्राउंड बुलेट विल हिट इट। व्हाट वुड बी द फायरिंग स्पीड ऑफ द बुलेट। तो यहां से उसने एक बुलेट फायर किया रुक के, इस तरीके से कह रहा है स्पीड कितना हो, और इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं कि प्रोजेक्शन एंगल थीटा कितना हो, ताकि ये जस्ट यहां पे इसको हीट कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे। अब चलिए, जिसमें जो मेंशन किया है टाइम 2 सेकेंड। अब एक हम बात कर लेते हैं कि ये जो बुलेट है यहां से रिलीज होने के बाद, बुलेट कर रहा हूं, ये रिलीज अ बम, ये बम रिलीज होने के बाद कितने समय बाद यहां पे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें, क्योंकि वाई के डायरेक्शन से ही हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, इन जनरल ऐसा होता है। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, ये ओरिजिन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जब ये यहाँ पाया, तो वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट -80 का हुआ। तो आप लिखेंगे -80 इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाई में। तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ ए किसके बराबर है, -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड में ये जो बम है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब 2 सेकेंड तक ये पर्सन चला है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 2 सेकेंड में ये कितना दूरी तय कर दिया, ये दूरी तय कर दिया 2 सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 20 मीटर, इतना दूरी तय कर लिया। अच्छा, इसके बाद 2 सेकेंड में यहां पे चला गया, लेकिन 2 सेकेंड में अगर यहां पे चला गया तो मुझे ये बताइए, और 4 सेकेंड में इस बम को यहां पे आना है, और 2 सेकेंड इसने कंज्यूम कर दिया। मतलब इस पर्सन के पास जो टाइम बचा हुआ है ना, वो सिर्फ 2 सेकेंड बचा हुआ है कि 2 सेकेंड में वो बुलेट को इस तक पहुंचा दे, 2 सेकेंड में इस तक पहुंचा दे, ठीक है। इसका मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए वो 2 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि 4 सेकेंड इसको यहाँ पाना है, 2 सेकेंड कंज्यूम हो गया, तो बचा हुआ 2 सेकेंड। यहाँ पे लाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा अपान जी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से आएगा 2 से 2 कटेगा, और u साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी
दिस इज जी, और जी किसके बराबर है 10। इक्वेशन नंबर 1 लिखा एकदम। अच्छा, इसमें मैं लेबलिंग लिख दूं, इसका जो लेवल है, अब उस समय तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना परसेंट मैंने दिया था, लेकिन आई थिंक मैंने 40% या 30% कुछ ऐसा लिखा होगा, क्योंकि उसी के आसपास का क्वेश्चन है। अब ये दूरी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये रेंज कहलाएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो बम है वो यहाँ से यहाँ तक जाते समय हॉरिजॉन्टली कितना दूरी तय किया है। तो इस बम पे एक्स डायरेक्शन में जो आप लिखेंगे, एक तरह से रेंज जैसा वर्ड यूज कर लीजिए, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 इंटू इस बम को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 4 सेकेंड, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ और नहीं 20 इंटू 4 कर दिया, ये वैल्यू आ गई 80 मीटर। इसका मतलब 80 मीटर की दूरी इस बम ने हॉरिजॉन्टली तय किया। अब इस पर्सन ने 20 मीटर दूरी तय कर ली, इसका मतलब इसके पार्टिकल को और कितना हॉरिजॉन्टली दूरी तय करना है, 60 मीटर की दूरी तय करना है, क्योंकि टोटल 80 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर यहाँ पे खत्म हो गया, तो 60 मीटर इस प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, रेंज होगा। तो आप रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे इस पे, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 60 मीटर। अब इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 u साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 एक u के साथ, तो ऐसे बन जाएगा इनटू u कॉस थीटा अपान g 10 है इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे देखिए u साइन थीटा 10 है, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, इसके जगह पे 10 रख दिया, तो ये 10 इस 10 को कट कर देगा और यहाँ से आ जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। अब पहला जो इक्वेशन था वो था आपका u साइन थीटा इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन ये है, और आपसे पूछा गया था कि इनिशियल स्पीड बताइए, तो दोनों की स्क्वायरिंग करके आप ऐड कर देंगे। जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 10√10, क्योंकि 900 और 100,000, तो 10√10, तो ये हमारा आंसर था जो दिया था। और कोई पूछे कि प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, देन थीटा इज tan इनवर्स 1/3। ये मिल गया इसका आंसर। तो हालांकि हमसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि बताइए प्रोजेक्शन स्पीड कितनी होगी, तो इसका आंसर था टी पार्ट। तो जिसने भी इस होमवर्क को किए थे, ठीक है, तो सोल्यूशन चूंकि मैंने भेजा नहीं था तो मैंने सोचा कि इसमें भेज दो, ठीक है। तो आपने देखा है कि इजी क्वेश्चन था। किसी में भी लगे कि मुझे एक्सप्लेन करते वक्त आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा अजीब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैसेज जरूर करिएगा, मैं आपको उसमें दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, कि उसको कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं, कैसे कैसे मैं सोच रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। नाउ ये क्वेश्चन ये है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं था, बट इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको कराया गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने, ये क्वेश्चन नंबर आज का एक तरह से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बट 2 के ना कुछ पार्ट में बनाने जा रहा हूं, और इसको मैंने लेवलिंग कर दिया 60% के लेवल पे इसको कर सकता है। एक तो यही क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें एक और ऐड करना चाहता हूं। देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि वन हैज द थ्रो अ पार्टिकल फ्रॉम वन साइड ऑफ द फिक्स्ड स्फीयर इन द डायमेट्रिकली प्लेन to the another side such that it just graze the sphere. Minimum possible speed of this is this one, sin alpha and beta. इसमें हम लोग कुछ वैराइटीज लगा देते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे उन्होंने पूछा है कि मिनिमम स्पीड कितनी होगी। अब मैं इसमें एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा एक वर्ड है ग्रेजिंग, इन्होंने लिखा है कि ग्रेज कहीं लिखा हुआ था, ग्रेज लिखा हुआ था। अब मैं ग्रेज वाले वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यार यहां से कुछ मिनिमम कितना स्पीड दें ताकि जस्ट इसको इस स्फीयर को जस्ट क्रॉस कर जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कई बार भी हो सकता है कि इसको जाए ऐसे टच करे और इस पे स्लिप करते हुए यहां पे आए फिर ऐसे गिर जाए, ऐसा हो जाए। तो इसमें ना ऐसे भी पार्ट पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन इसका ये है कि यू मिनिमम टू क्रॉस द सिलेंडर। एक क्वेश्चन इसका ये पूछा जा सकता है। अगला क्या पूछा जा सकता है कि इसी केस में सेकेंड पार्ट वाले केस में एक पार्ट ये भी मैं बना सकता हूं कि जिस वक्त यू मिनिमम आप निकाल रहे हैं उस वक्त प्रोजेक्शन एंगल
ये प्रोजेक्शन एंगल कितना है, और साथ में ये जो नीचे का पॉइंट है ना, यहां से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं प्रोजेक्शन एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम पॉइंट, ये अराइज हो सकता है। एक और चीज देखिए, ये तो सेकेंड पार्ट के अंदर एक यू मैंने निकाला, फिर प्रोजेक्शन एंगल निकाला, फिर डिस्टेंस निकाला, मतलब कहां से फेंका, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें भी अलग से हम पार्ट अराइज कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट है अल्फा प्लस बीटा, बताइए इसमें आपने मिनिमम स्पीड निकाला है। सेकेंड ये पूछ सकता है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया उसका प्रोजेक्शन एंगल कितना है, मतलब यहां पे भी प्रोजेक्शन एंगल पूछ सकता है, प्रोजेक्शन एंगल, और तब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एंगल एंड डिस्टेंस, मतलब आपको ये पता करना ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पे आऊंगा। एक चीज और है, अगर हालांकि पाथ फाइंडर तो आप लोग अटेंड करते नहीं हो ना ज्यादा, तो इसमें ना उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसमें ऐसे कहा गया है ना, एकदम यही पैटर्न क्वेश्चन है। उसने ऐसा कहा है कि इस स्फीयर है, इससे एक सर्टेन दूरी पे आप खड़े हैं, एक सर्टेन दूरी पे ऐसे हैं, आपको मिनिमम कितना स्पीड दे, मिनिमम कितना स्पीड दे, मिनिमम कितना स्पीड दे ताकि ये जस्ट ग्रेस कर जाए, इसको जस्ट ग्रेस कर जाए। और उसमें क्या करना है, इसको ग्रेस करते समय ये दूरी, ये मिनिमम स्पीड और ये हाइट कितनी हो, तो इसी पाथ का आएगा। तो हालांकि इस समय उसको छोड़ते हैं, ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे, बस हम इसी दो पैटर्न पे चलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपने स्पीड यू दिया, जस्ट आपको ग्रेस करवाना दोनों साइड में, तो आप क्या करेंगे, यहां से अपने पत्थर को फेंका, अभी पत्थर यहां पे आया, ग्रेस किया, फिर ऐसे गया, तो मैंने इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, इसके सेंटर को इससे मिला दिया, ठीक है। कहीं लगे डाउट तो प्लीज बताइएगा जरूर, मैं लगे कि मैं क्या बता रहा हूं तो बताइएगा जरूर, मैं समझाऊंगा दोबारा। यहां पर अपनी स्पीड दियो, यहां पे ग्रेस करना है, तो अगर ये स्पीड मैं कहूं कि लेट v1 है, तो सिमेट्री से ये हाइट अगर सेम है तो यहाँ की भी स्पीड v1 होगी। और अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं आगे की ओर भगा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, और इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, थीटा, तो अगर ये थीटा है तो बनेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। समझ सकते हैं कैसे, ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है तो 90 थीटा, ये पूरा 90 तो बनेगा थीटा, ठीक है। अब ये रेडियस है तो ये पूरा पार्ट आपका रेंज की तरह से दिखेगा, तो ये पूरा पार्ट आपका रेंज बन गया। तो अगर ये आर है तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा, ये भी क्या बनेगा, आर साइन थीटा, तो वैल्यू हो गई रेंज की 2r साइन थीटा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, ये कंप्लीट रेंज इक्वल्स टू प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला, तो अब v1 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g लिखेंगे, तो ये बनेगा v1 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। या एक काम करता है ना, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, उसके बाद ना मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। जो क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे चुका हूं, ठीक है, उसको तो मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दिया है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, 5 मिनट, उसके बाद आप अटेम्प्ट करिएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो रिकॉर्डेड जैसा ही लग रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अगर हाफ एंगल में ब्रेक कर दें तो बनेगा 2r साइन थीटा इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसे कटेगा, 2 के टर्म्स कैंसिल कर दिए, तो यहां से बन गया r इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक चीज और देखिए, तो इस स्पीड में और इस स्पीड में एक रिलेशन है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर किसी पत्थर को आप ऐसे फेंकते हो ना, ऐसे, अगर यहाँ की स्पीड u है और यहाँ की स्पीड v है और ये हाइट यहाँ से h है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं नेट स्पीड, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, नेट स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। एस डिस्प्लेसमेंट है किसके डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, और ये क्या है, g ऐसे है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, g माइनस साइन, क्यों, क्योंकि g नीचे को रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन, और h डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे h लिख लेंगे, तो हो जाएगा v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2g h।
ये आप डायरेक्ट इस पे लिख सकते हैं। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे हेल्प लेने जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो आएगा V1 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर इक्वल टू U का स्क्वायर माइनस 2G इंटू H आपकी ये दूरी है, ये दूरी कितनी आएगी, ये R है, और अगर ये R हुआ तो बनेगा R cos थीटा। तो यहां से लेके यहां तक H आपका आएगा R प्लस R cos थीटा। अब एक चीज देखिए, ये जो V1 का स्क्वायर है आप यहां से निकाल सकते हैं, तो आप इसके जगह पे रख सकते हैं, V1 के जगह पे RG अपान cos थीटा, V1 के स्क्वायर RG अपान cos थीटा। अब यहां से U का स्क्वायर बनेगा, अब इसको इधर भेजिए, तो ये 2GR कॉमन निकाल लीजिए, 2GR कॉमन आ गया, और यहां से माइनस 2GR cos थीटा प्लस RG अपान cos थीटा। तो अब इसको फिर मैंने अलग अलग कर लिया और लिख लिया 2GR माइनस 2G माइनस RG ब्रैकेट में प्लस 2 cos थीटा। कुछ तो मिस्टेक मैं कर रहा हूं, ये शायद ना प्लस आता है, ये प्लस आएगा क्योंकि आप ना जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको मैंने इधर भेजा है तो ये वाला टर्म ऐसे रहने दिया और ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस बनेगा। तो ये 2GR और यहाँ से मैंने कॉमन क्या निकाला, और GR कॉमन निकाला तो बनेगा 2 cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा। तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि ये जो वैल्यू आई मेरी U का स्क्वायर वो इसके बराबर है, और आप चाहते हो U को मिनिमाइज करना क्योंकि उन्होंने पूछा है कि मिनिमम स्पीड निकालिए। तो आप देखिए, तो अगर मैं इस थीटा को चेंज करूं, इस थीटा को चेंज करूं, थीटा को चेंज करूं, तो मुझे U की वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। तो उन हर बार बार थीटा को चेंज कर करके मैंने U निकाला, बार बार U अलग अलग आ रहा है, तो U की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो U मिनिमम निकालने के लिए आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर लेंगे, और वहां से जो थीटा आएगा उसको वापस उठा के पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिखूं कि E1 का स्क्वायर जो है वो है U का जो स्क्वायर वो है 2GR प्लस RG ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मेथड 1 जो अक्सर दिमाग में आता है कि U थीटा का फंक्शन U मिनिमाइज करना है, तो डी U का स्क्वायर बाई थीटा को जीरो कर दीजिए, और यहां से जो थीटा आएगा उसको वापिस उठा के इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा भी एक तरीका है, ठीक है, जो मेथड 2 आप यूज करोगे वो आप ये कहोगे कि ये जो है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और दो पॉजिटिव वैल्यू का सम अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो आप AM इज ग्रेटर देन GM का हेल्प ले सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं। तो इतने पार्ट का AM क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, GM के लिए रूट ओवर इन दोनों का मल्टीपल दैट इज √2। तो यहां से आ गया 2 cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। और आपको पता है, अच्छा यहां से अगर इस U स्क्वायर का मीन वैल्यू निकालना है तो U की जो मीन वैल्यू आएगी दिस इज रूट ओवर ये आएगा 2GR प्लस यहां से आएगा RG ब्रैकेट में इसकी मीन वैल्यू, तो इस पूरे फंक्शन की मीन वैल्यू 2√2 होगी क्योंकि हमेशा 2√2 से ज्यादा होगा, तो आप यहाँ पे 2√2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए U मीन की वैल्यू मैंने निकाल लिया, यहाँ से अब ऑप्शन से मैच कराएंगे हम लोग। 2GR उन्होंने कॉमन निकाला है तो हम भी 2GR कॉमन निकालेंगे यहाँ से। तो 2GR अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 और यहाँ से 2 कॉमन, तो √2 बन गया इस तरीके से। उन्होंने कहा है कि बताइए अल्फा और बीटा की वैल्यू, रूट अल्फा रूट बीटा। तो रूट अल्फा जो है ये रूट के अंदर ऐसे लिख लेंगे इसको, तो रूट अल्फा क्या आएगा, अल्फा 1 और बीटा किसके बराबर आएगा 2। देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, आंसर इज 3। अच्छा इसमें तो मैंने बस ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला,
इस पे मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला। इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि बताइए बताइए वो प्रोजेक्शन एंगल कितना है। अभी ये बात था ना, ये वाला प्रोजेक्शन एंगल, लेकिन प्रोजेक्शन एंगल तो मुझे यहाँ का निकालना है, और ये जो थीटा है वो कहाँ का है, यहाँ का थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू चाहो तो मैं निकाल सकता हूँ। आपको पता है एम इज ग्रेटर देन पे जहां पे इक्वालिटी होल्ड करता है, इक्वालिटी होल्ड करता है, वहां पे दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है जहां इक्वालिटी होल्ड करता है। दैट मीन्स जिस वक्त ये यू मीन अटेंड कर रहा होगा उस वक्त ये जो 2 cos थीटा है वो इक्वल हो रहा होगा 1 अपान cos थीटा के। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान √2। दैट मीन्स थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री। लेकिन ये प्रोजेक्शन एंगल बिल्कुल नहीं है। अभी तो मैंने बस ये निकाला है कि जिस वक्त ये वाला एंगल 45 डिग्री हो रहा होगा उस वक्त यहां की स्पीड मिनिमम हो रही होगी। मैंने बस ये निकाला है। अब बहुत कुछ चीजें अभी सोचनी बाकी है कि हमें निकालना है ये वाला, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल एंड डिस्टेंस मुझे निकालना है ये वाला एंगल। तो एक काम करते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस अगर मैं चाहूं, मुझे u पता है, मुझे b1 पता है, और निकाल सकते हैं क्या, कोई हेल्प करोगे? कैसे निकालें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर कर देते हैं। देखो मैं भी सोच रहा हूं ना, तो ये हमेशा है कि टीचर को भी टाइम लगता है सोचने में, तो आपको भी लगेगा। तो कभी मत घबराओ कि टाइम नहीं लगेगा। मेरी तो अभी क्लासेस चलने दीजिए, मैं बाद में कभी आपको अपनी हकीकत बताऊंगा कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है या कितना सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन पे, तब जाके मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपको क्यों नहीं आएगा, आपको भी टाइम लगेगा, तो लगने दो टाइम। अब मैंने क्या दिमाग में आया थीटा निकालने के, अभी तो मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो वही मैं हेल्प ले रहा था। अब दिमाग काम करेगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में याद आता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होती है, तो ठीक है तो बराबर कर देते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला एंगल आप अल्फा मान लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी, तो v1 cos थीटा u cos अल्फा इक्वेट कर दें। थीटा मिल गया है, v1 कहीं से मिल जाएगा, u पता है, अल्फा आगे। देखिए तो ठीक है, कई बार भगवान पे छोड़ना चाहिए, हम कर जाएंगे, हिम्मत थोड़ा सा रखेंगे वो हिम्मत से हो जाएगा। तो मैंने बैलेंस किया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर, तो v1 का cos थीटा u का cos अल्फा इक्वेट करेंगे। v1 का cos थीटा इज बैलेंस बाई u cos अल्फा। अब v1 निकालना पड़ेगा। v1 कैसे निकलेगा पता है? v1 मैंने कहीं लिखा था, इधर तो कहीं v1 नहीं है, v1 यहाँ पे आप देखिए, v1 ये है, v1 का स्क्वायर आर जी अपान कॉस थीटा है, क्योंकि हमने इसी को तो इक्वेट किया था ना, यहां से आया था v1 का स्क्वायर आर जी अपान कॉस थीटा। तो चलिए उसी हिम्मत के साथ लिखते हैं, v1 का स्क्वायर जो है आर जी अपान कॉस थीटा है। तो आर रेडियस था, रहने दीजिए, जी को जी रहने दीजिए, और थीटा 45 डिग्री है, तो कॉस 45 √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मैंने √2 कर दिया। तो v1 का स्क्वायर, एक काम करते हैं इसका भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि स्क्वायर का टर्म्स आ जाती है, √2 आर जी यहाँ पर रखेंगे, तो बनेगा √2 आर जी एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा अगेन थीटा 45 डिग्री है, तो 1/2 बन जाएगा, इक्वल्स टू यू का स्क्वायर। ये जो यू का स्क्वायर है ये हमने निकाला है, यू का स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो यही है, इस वैल्यू को उठा के प्लेस करेंगे, तो ये बनेगा 2gr ब्रैकेट में 1 + √2, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, समझ रहे होंगे आप, डाउट होगा तो रोक देना, यही है स्क्वायरिंग यहाँ पे किया, इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा, आपको यही चाहिए। तो देखिए आरजी से आरजी कैंसिल आउट हो गया, और ये इससे कट करके √2 बना देगा, और ये 2√2 बनेगा, तो यहां से आएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/2, और एक काम करते हैं इस √2 को ना इसके अंदर भेज देते हैं, ये 2 + √2 बन जाएगा, बन गया इतना। तो ये जो कॉस अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस अल्फा की वैल्यू जो होनी चाहिए यहां से आप हटा दीजिए, ये बनेगा √। अच्छा कहीं भी कैलकुलेशन गलत हो ना तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने देखा कि ये मैंने प्रोजेक्शन एंगल निकाल ली, तो देखिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, वो सीखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने
प्रोजेक्शन एंगल निकाल लिया कि किस पे प्रोजेक्ट करें, मिनिमम स्पीड निकाल लिया, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ से प्रोजेक्ट करें, ये दूरी निकाल लेते हैं कहाँ से प्रोजेक्ट करें। इस दूरी निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, आप समझ सकते हो, ये रेंज का आधा ही तो है, क्योंकि जस्ट ऐसे आ रहा है ना, तो ये रेंज का आधा ही तो है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का आधा कर देंगे, तो ये जो हमारा आएगा, लेट दिस इज x1, तो x1 का आंसर क्या आएगा, इस पे चलता है, तो x1 के लिए x1 कुछ और नहीं आएगा, इट इज हाफ ऑफ रेंज, तो x1 इज 1/2, और रेंज आपका क्या है, स्पीड था, स्पीड हमारा u था ना, ठीक है, तो आप लिखेंगे u का स्क्वायर साइन 2 प्रोजेक्शन एंगल अल्फा एंड डिवाइड बाई g, तो x1, अब x1 भी मिल गया आपका, यहां से ये भी मिल गया, क्योंकि आपने u को निकाल लिया है, u, ये वाली वैल्यू u आपको पता ही है, उठा के आप यहाँ प्लेस कर देंगे, अल्फा आप यहाँ से निकाल चुके हैं, उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा, उसको 2 भाग में ब्रेक कर लेंगे, 2 से अल्फा कॉस अल्फा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी निकाल लिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें जो हमसे पूछा गया था कि बताइए, एक्चुअल में इतना करने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसमें तो ये पूछना कि सिर्फ मिनिमम पॉसिबल स्पीड बताइए, ये उतना अच्छा थोड़ी है। अच्छा तो ऐसा होना चाहिए था ना, एक स्फीयर सामने है, अब मुझको कोई कह रहा है कि बताइए बेस से कितना दूरी पे मैं जाऊं और कितने एंगल से कितने मिनिमम कितने स्पीड से फेंकूं ताकि वो मिनिमम स्पीड हो, तो ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मैंने इस दूरी को निकाल लिया, एंगल निकाला, मिनिमम स्पीड निकाल लिया, अब ये ग्रेजिंग होगा, ठीक है। ओके, ये तो हमने सॉल्व किया पहले पार्ट को, ये जो हमने सॉल्व किया दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसका पहला पार्ट सॉल्व किया। अब सेकेंड पार्ट पर यू मिनिमम टू क्रॉस द सिलेंडर, उसके अंदर फिर प्रोजेक्शन एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये था कि आपके सामने एक सिलेंडर दे दे और कहे कि बताइए मिनिमम कितने स्पीड से फेंके तक कि इसको क्रॉस कर जाए, चाहे एक बार टच करे चाहे बार बार टच करे, तो मिनिमम स्पीड बताइए। तो ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं कि क्या ऐसा मोशन पॉसिबल है कि इसको मैं फेंकूं और इस टॉप पे जाते जाते स्पीड जस्ट जीरो हो जाए, और इस रास्ते में कहीं भी इस सिलेंडर से कोलिजन ना हो, कि कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉसेस हो सकती है। तो यस, ऐसा पॉसिबल है। देखिए इधर से फेंकने में सोचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहां से अगर इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके छोड़ दीजिए तो ये इस पे ऐसे स्लिप करते ये ऐसे यहाँ पे गिरेगा ऐसे। और ये अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा ना, तो ये एंगल हम क्लास में है ना पढ़ाते हैं हम लोग, ये जो थीटा होता है, याद करो, कॉस इनवर्स 2/3 आता है आप, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से आप किसी पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो इस पे जाते जाते जिस वक्त n 0 होगा उस वक्त कांटेक्ट छोड़ेगा, फिर प्रोजेक्टाइल बना के यहाँ पे आता था। तो आपको क्लास में कराया गया होगा कि बताइए कितने एंगल पे सरफेस छोड़ेगा, साथ में इस बेस से, इस बॉटम से कितने दूरी पे टकराएगा, किस स्पीड से टकराएगा, है ना। तो इसका उल्टा देख लेते हैं। जब यहाँ पे रिलीज किया ये ऐसे आया, तो इसका मतलब कि अगर ये इस तरीके से बनाया तो सिमेट्री से ये वाला एंगल थीटा है, तो ऐसा एक पाथ पॉसिबल है इस तरीके से, एकदम इसी का मिरर इमेज होगा, ये इसका मिरर इमेज होगा। ऐसे मैं कह सकता हूं कि ये स्पीड क्या होनी चाहिए, लेट दिस इज u और दिस प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा। अब यहाँ पे टच करे और टच करने के बाद यहाँ पे क्या करे, स्लिप करते करते यहाँ पे जस्ट स्पीड 0 हो जाए, तो यहाँ का भी 0 हो जाए, उसके बाद हल्का सा भी ज्यादा होता तो ऐसे आ जाता। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर जस्ट स्पीड 0 हो रहा है और इधर टक्कर नहीं हुआ है, तो ये स्पीड एज पॉसिबल मिनिमम है, ठीक है ना। तो चलिए इस u को मैं निकालने की कोशिश करता हूं। तो फिर क्या, इसको निकालो या बेटर है कि हम यहां से निकाल लें। तो यहां से यहां तक आते समय यहाँ हम एबीडी बनाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन आप ऊपर की ओर दिखाओगे, ठीक है, और जस्ट छोड़ते समय n क्या हो जाएगा 0, यहाँ का आप स्पीड दिखाएंगे, लेट दिस इज v, और ये mg डाउनवर्ड दिखाएंगे। आप पूरा याद आ रहा होगा, वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन अंदर पढ़ाया गया होगा। तो फिर ये पार्टिकल यहां से यहां तक तो सर्कुलर मोशन किया है, लेकिन इसके जस्ट बाद वो पैराबोलिक मोशन कर रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो ये होता है mg cos थीटा लिखेंगे, और n की वैल्यू 0 है, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन mg cos थीटा बराबर मास इनटू टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन,
और जो AC होता है ना, AC, देखिए किसी भी कर्व पे, ये अजीब सा कर्व है, ऐसे अजीब सा कर्व है, अगर कोई पूछे कि इस वाले पॉइंट पे बताइए इस कर्व के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है, परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है ना AC, वो कुछ और नहीं, यहाँ की नेट स्पीड भी, नेट स्पीड भी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखना तो ये जो है ना, और ये जो कर्व है, ये जो कर्व ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये कर्व डिफरेंशियल कर्व है, अगर मेरी बात को समझ, डिफरेंशियल कर्व है, एब्रप्ट चेंज नहीं है, एब्रप्ट चेंज नहीं है। तो अगर ये कर्व हर जगह डिफरेंशियल है, हर जगह डिफरेंशियल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर जो यहां पे होगा, जस्ट बगल वाले पॉइंट पे भी वही होगा, वो धीरे 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 चेंज हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है, लेकिन अब्रप्ट चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भले ही सर्कल है और ये भले ही पैराबोला है, लेकिन जहां पे टच हो रहा है, जहां पे टच हो रहा है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद और वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, क्योंकि अब्रप्ट चेंजेस पॉसिबल नहीं है। का मतलब कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जस्ट पहले था वही होगा, और जस्ट पहले तो सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीधे m v का स्क्वायर डिवाइड बाई r लिख लिया, बस। यहां से देखिए, अब ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, फिर भी बता रहा हूं, आर जी कॉस थीटा लिख लिया, ये भी निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, यहां से आते आते इसमें वक्रता थ्योरम लगा देंगे, तो वक्रता थ्योरम में यहां से आते समय mg का वर्क डन, यहां से उसको भी चाहो तो आप सीधे v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस प्लस 2gh से निकाल सकते हो आराम से, बट चलो आपको ना यहां से यहां तक में mg का वर्डन लिखता है, तो ये बनेगा mg इंटू ये डिस्टेंस जो कि आएगा r माइनस r cos थीटा इक्वल टू चेंज इन कैटेगरी, इट इज हाफ m v का स्क्वायर माइनस 0 इक्वेशन 2, और ये इस इक्वेशन में जैसे सॉल्व करेंगे ना, आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3, और इसको उठा के जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी rg 2/3, ये मिल गया। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इसको, हालांकि ठीक है इसको 1 मान लेते हैं, लेकिन आपको ये स्पीड निकालनी, मतलब आपको ये स्पीड निकालनी है, तो प्रोजेक्टाइल बन गया। तो ये स्पीड अगर आपको u निकालनी है तो, और यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, अब देखो प्रोजेक्टाइल है, फिर ये एंगल है, तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाएंगे, फिर टाइम मिलेगा, फिर उस टाइम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, और उस डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, तब आपका ये दूरी आएगा। ठीक है, और खैर u तो निकाल ही सकते हैं तुरंत, u निकालने के लिए तो ईजी है, ये बनेगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू ये v का स्क्वायर, और नीचे आ रहा स्पीड बढ़ रही है तो 2g इंटू एच, ये दूरी है, ये दूरी कितनी आएगी, ये जो दूरी आएगी r प्लस इस r का कॉस कंपोनेंट r कॉस थीटा, r प्लस r कॉस थीटा। अरे ये इतना दिमाग लगा दिया मैंने, क्या इसकी जरूरत थी? अरे यहाँ रेस्ट पे था और यहाँ पे आना था, ये 2r था तो सीधे u नहीं आ गया। अरे देखो यही सब होता है, तो सीधे नहीं आ गया, u का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली स्पीड कितनी है 0 एंड प्लस 2g इंटू, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 4r, आ तो गया u की वैल्यू, इट इज √8gr, और यही आंसर है, ये मिन स्पीड हो गई। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, आ गया, मतलब अगर कोई इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था, कहाँ गया, यू मीन टू क्रॉस द सिलेंडर, वो कुछ और नहीं, यही है, तो बेकार में मैंने इतना तामझाम कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्शन एंगल के लिए बात कर लेते हैं। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो ना, इस एंगल के लिए मुझे अब उसकी जरूरत पड़ जाएगी, कैनेमेटिक्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अगर हमको निकालना हो, ये निकालना हो, मुझे ही बताइए क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगी, रीजन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ भी बराबर कर देते हैं,
इस वाला एंगल को मैंने अल्फा 1 बोल दिया, और अगर मैं इसको आगे भगा दूं और ये एंगल थीटा है, तो और ये 90 है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये क्या बनेगा आपका थीटा। तो इस भी का ये वाला कंपोनेंट भी कॉस थीटा, भी का ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा भी कॉस थीटा इज बैलेंस बाई यू का, ये अल्फा 1 है ना, यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज यू कॉस अल्फा 1। अब देखिए भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 RG/3, यहां लिखेंगे रूट ओवर 2 RG/3 इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 2/3, कॉस थीटा इज 2/3 इज इक्वल टू यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं √8GR इनटू कॉस अल्फा 1, मिल गया कॉस अल्फा 1, आरजी सारजी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि मैंने इस एंगल को भी निकाल लिया, तो मैंने एंगल भी निकाल लिया, मैंने स्पीड भी निकाल ली, सही है ना। अच्छा, अगर कोई मुझको कहता है कि बताओ सर ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो इसके लिए हमें क्या टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी ना, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पड़ेगी, क्योंकि ये तो दूरी मिल जाएगी आपका r sin थीटा से, और ये दूरी निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए आपको ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, और इसके लिए y के डायरेक्शन में ut प्लस हाफ एटा स्क्वायर करके टाइम निकलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म से, और उस t को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये दूरी मिलेगी, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। तो इसमें इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद एक पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लूं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इरडो का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे। आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। अगर सॉल्व किए होंगे तो आंसर बताइए, और नहीं किए होंगे तो सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रहे ना तो ज़्यादा, वो रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन दिया आपने सॉल्व किया फिर आपने रिकॉर्डेड देखा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट करिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। इसमें टाइमर होता है ना, मैं टाइमर चलाता हूँ, 5 मिनट का टाइम, उसके बाद आप आंसर बताइएगा। अरे ये चलता कैसे है, अटेम्प्ट करिए। और इरडो का क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में किया भी होगा, बट रिवीजन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए इसको लिया गया।
तो आंसर आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें है? तो ठीक है, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था इरोड़ो का, बताता हूँ। कैलकुलेशन हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा हो, ऐसा ना कि ना हुआ होगा। देखिए इसमें आपने क्या किया, कह रहा है कि एक ही जगह से पत्थर फेंकना है। अ कैनन फायर सक्सेसफुली टू सेल फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, एक आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, और एक आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, और एक को प्रोजेक्ट किया आपने 60 डिग्री के एंगल पे, और एक को प्रोजेक्ट किया आपने 45 डिग्री के एंगल पे, 60 एंड 45। अब इसको आपने ऐसे फेंका, तो ये ऐसे आपने फेंका, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये इससे टक्कर मार दे, और दोनों का स्पीड एकदम सेम है। तो ये तो तय है कि यार 45 वाला ज्यादा रेंज तय करेगा और 60 डिग्री वाला कम रेंज तय करेगा, तो फिर ये ऐसे होके इसको टक्कर मारेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों को आपने एक साथ प्रोजेक्ट किया होता, दोनों के एक साथ प्रोजेक्ट किया होता, तो फिर ये टक्कर नहीं होता। अब रीजन क्यों नहीं टक्कर होता, ये सोचते हैं, फिर देखा जाएगा। अच्छा, एक तो होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तब तो इजियर पार्ट है, लेकिन अब इसकी एनालिसिस में जाऊंगा ना तो थोड़ा सा लगेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, स्पीड यू लिख लेते हैं। पहले मैं एनालिसिस करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। आप यहाँ का मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा और इक्वेशन लिखूंगा, कौन सा पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दूंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। बट जस्ट मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ कि पहले किसको फेंका गया होगा और क्यों। तो देखिए, तो अच्छा, ये पार्टिकल यहाँ हिट मार रहा है और ये पार्टिकल यहाँ हिट मार रहा है। दोनों पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एग्जैक्टली सेम है, तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई हॉरिजेंटल वेलोसिटी। क्योंकि दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम है 250, तो जिसका एंगल कम होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
ज्यादा आएगी, और जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा आएगी उसका टाइम कम लगेगा, वो जल्दी पहुंचेगा। तो आप देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि दोनों का सेम है जहां टक्कर मार रहा है, तो ये जो कम एंगल वाला है 45 डिग्री वाला, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम आएगी। जब वेलोसिटी कम आएगी कम, तो टाइम वेलोसिटी ज्यादा आएगी। जो 45 डिग्री वाला होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तो टी कम हो गया, तो ये जल्दी पहुंच गया और ये धीरे से पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रोजेक्ट इसको किया गया होगा, अभी ये ऐसी हवा में होगा कुछ दूरी पे, तो उसके बाद टी टाइम बाद इसको प्रोजेक्ट किया, फिर ये जाएगा और दोनों एक साथ यहां लगेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन इसको हुआ होगा, ये फर्स्ट प्रोजेक्शन किया गया होगा और इसको सेकेंड प्रोजेक्शन किया गया होगा। ये आप समझ गए होंगे मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये तो अभी मैंने ये डिसाइड किया कि पहले किसको प्रोजेक्ट किया गया, हालांकि इसकी इतनी नीड नहीं है, ये तो मैं जस्ट समझने के लिए किया। लेकिन ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन अब आंसर लाने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा एक्स एक्सिस, इसको लिखा एक्स एक्सिस, उसको वाई एक्सिस, जहां टकराएंगे वहां दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये एक्स कम वाई इस ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये एक्स कम वाई इस ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर वाले ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन पे लिखते हैं इक्वेशन, तो बनेगा y बराबर एक्स tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, माइनस जी एक्स का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ यू का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिख लिया। और जो नीचे वाला का ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन है वो क्या होगा, y बराबर एक्स tan 45 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब x और y कोऑर्डिनेट दोनों से सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये आपस में क्या होगा, इक्वेट कर लिया जाए। तो ये y सेम होना चाहिए, क्योंकि इस पाथ का y कोऑर्डिनेट इस पाथ का y कोऑर्डिनेट सेम होगा जहां पे टक्कर मारेगा। तो जैसे इक्वेट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका, देखो वो पेज हट गया क्योंकि मैंने इसे यूज कर ली थी। ठीक है, वो पेज वापस अंडो करने से आ भी नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा बनाना पड़ेगा ऐसे, इस तरीके से। ये x था और y कोऑर्डिनेट, तो y आया था हमारा x tan 60 डिग्री। कहीं लगे डाउट ना तो मैसेज करिएगा, 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वेट करते हैं यहाँ पे x tan 45 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे ना, ये x के टर्म्स इस x से कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए, तो बनेगा tan 60 कुछ और नहीं √3 होता है, ये 45, ये -1 बनेगा। इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये है g/2, तो बनेगा कितना 5 बाई यू का स्क्वायर, मैंने लिख लिया ब्रैकेट में। देखिए तो g 5 बाई यू का स्क्वायर, और इसको मैंने इधर भेजा, तो ये आएगा आपका x अपान कॉस स्क्वायर 60। तो कैलकुलेशन में बहुत स्लो हूं मैं, तो ये हो सकता है, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी मुझसे हो सकता है, तो आप बताइएगा जरूर। तो यहां से बन गया आपका √3 -1 बराबर 5 अपान यू का स्क्वायर हालांकि मुझे पता ही है 250 का स्क्वायर है, क्योंकि यू यहाँ पे लिखा गया 250, और यहां से आएगा x कॉमन निकाल लिया, तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये बनेगा आपका 1/2 ना, तो बनेगा 4, और ये 1/√2 का स्क्वायर ये बनेगा 2, तो 4 - 2 ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर। अब अगर ये 2 के बराबर हो गया, तो यहां से मैं चाहूं तो एक्स निकाल सकता हूं, तो x की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी 250 का स्क्वायर इंटू √3 -1 डिवाइड बाई 10, ये x आ गया। मतलब कि किस x कोऑर्डिनेट पे ये दोनों पार्टिकल टकराए होंगे, तो टाइम कितना लगा ये निकाल लेते हैं। इसका टाइम अलग निकालें, इसका टाइम अलग निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। अब मैंने निकाला पहला टाइम, जो फर्स्ट का टाइम लगा वो कितना लगा, x डिवाइड बाई यू का
cos 60 डिग्री, और दूसरे का टाइम कितना लगा, x अपान u का cos 45। लगे डाउट तो मैसेज जरूर करना, क्योंकि मैसेज ही समझ में आता है, ठीक है। x अपान यू को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, x अपान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो जो डेल्टा टी होगा आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि ये u बराबर x बराबर है, और ये cos 45 cos 45 कितना होता है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब cos 60 ये बाई √2, तो इसको √2 के ऊपर भेज दीजिए, एक सेकेंड, इसको √2 के ऊपर भेज दीजिए और यहां से 2 के ऊपर भेज दीजिए। तो आपने देख लिया कि ये ज्यादा है ये कम है, तो डेल्टा टी क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बन गया x अपान यू ब्रैकेट में 2 माइनस √2। अब यहां से x की वैल्यू जब हमने निकाली है उसको उठा के प्लेस कर देंगे, ये 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 250 का स्क्वायर बाई 10 √3 -1, और u की वैल्यू, और ये 2 माइनस √2 है, और u कहीं गलती हो ना तो बताना जरूर। ये 250 मैंने रख लिया। अब ये यही टाइम का डिफरेंस था, तो इसको कैंसिल कर दिया, और ये 0 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये बन गया आपका आंसर कितना, 25 ब्रैकेट में √3 -1 इस 2 माइनस √2। लेकिन पता है क्या है, g 9.8 है, जबकि मैंने g को 10 ले लिया है, तो मुझे ना लगभग आंसर मैच कराना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशंस कैसे किया जाए बताओ, ये 25 आ रहा है ना, तो ये बताओ मुझे, इसमें √2 -1, एक सेकेंड, अगर कहीं लगे ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो चैट बॉक्स पे मैसेज जरूर करिएगा, तब तक मैं कैलकुलेट करूं ये कितना आ रहा है। √3 -1 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस √2 ब्रैकेट 2 माइनस √2 ब्रैकेट, कुछ तो गलती हुई यार, इंटू 25, ये आ रहा है वैल्यू लगभग 10.72 इतना आ रहा है। तो हमें पास वाला आंसर मैच कराना है, तो अगर ये 10.72 है तो आंसर क्या हो गया, इट इज 11 सेकेंड। तो आपने देखा कि सही में ये रियल में एक प्यारा क्वेश्चन था। इरोडो के जितने क्वेश्चन होते हैं ना वो सब के सब प्यारे ही होते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं एक और बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जरूर आपने किया होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन का नंबर था 1 सेकेंड, क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 था, ये 3 था, और इसका जो लेवल था इसको मैं 50% लेवल पर रखूंगा बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5th है, और इसको मैं रखूंगा 50% के लेवल पे, और इसके लिए भी आपके पास 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। अच्छा, उसमें डाउट हो तो मैसेज जरूर करना, ठीक है। और ये सीखने का प्रोसेस है, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको बार बार आपको करना है, ताकि उस तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये भी क्वेश्चन ना जेई एडवांस में ना, इस पे बेस्ड कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो और ये भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि जितने क्वेश्चन है आप मुझसे, मुझे तो 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन देखो ज्यादा लग ही रहा है, तो अब मैं अगर 10-10 मिनट दे दूंगा तो टाइम ही नहीं बचेगा, प्रॉब्लम ही हो जाएगी। तो आप एक बार सोचो, इक्वेशन लिखो, उसके बाद आप देखना कि क्या आपकी इक्वेशन मुझसे मैच कर रहा है। अगर आपकी इक्वेशन मेरे ही जैसे है और मैच कर रहा है, दैट मीन्स ठीक है, वो टाइम की वजह से नहीं हो पाया। देखो ये सब ना ऑनलाइन में ही समझ में आता है, ये सब चलाना हम लोगों को नहीं आता है। ऑफलाइन क्लासेस में देखो कितना मुश्किल काम है इसको ऑपरेट करना। ठीक है, आप अटेम्प्ट करेंगे।
बस आपको करना है, अगर आंसर नहीं भी आता है ना, तो जो मैंने क्वेश्चंस लिखी हैं, क्या आपकी क्वेश्चंस ऐसे मैच कर रहे हैं, क्या आपके थॉट ऐसे हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो एकदम अच्छा है, ठीक है। और कैनेमेटिक्स है, तो कैनेमेटिक्स थोड़ा सा होता है, तो चलिए इसको आप अटेम्प्ट करिए। एक सप्ताह में एक लाइव क्लास थोड़ी सी जरूरी है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। बाकी जो वरुण बैच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप प्रॉपरली सॉल्व करते रहिएगा, एकदम सफिशियंट है। आप जिस समय सेलेक्ट होंगे ना, अभी जब एडवांस का रिजल्ट आएगा, सेलेक्ट हो गए, तो आपको नोएडा बुलाया जाएगा, ठीक है। आप जब आओगे ना, तो वहाँ पे देखना कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली वरुण वाले ही होते हैं। अगर मान लो वहाँ पे 150 बच्चे आए, तो मान के चलो कि 130 बच्चे सिर्फ वरुण के होते थे। लास्ट ईयर यही एक कम से कम 130 बच्चे जितने गए थे, उसका 90% मान लो कि वरुण के बच्चे थे, सिर्फ वरुण के। और हर चैप्टर का, अगर हर चैप्टर का अब सारे के सारे क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो मान के चलो कि हर चैप्टर का, अगर मैं बताया था ना कल की क्लास में कि अगर हर चैप्टर का मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको 35 क्वेश्चन करा हूँ, बहुत ज़्यादा है यार। वो 35 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, पीओक्यू करते रहिए। और कॉपी का नोट एकदम तैयार रखिएगा, कहीं भी पढ़े होंगे कॉपी का नोट एकदम, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉपी का नोट आपको तैयार रखना है। प्लस वरुण के सारे क्वेश्चन एकदम छोड़ना नहीं है, तो एकदम छोड़ना नहीं है, वरुण के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन जरूर करिए। एंड थर्ड, पीवाईक्यू, डोंट फॉरगेट, तो सॉल्व करो, हिम्मत रखना, हम कर जाएंगे और सही में करेंगे। और अंतिम में आपको मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मुझे, मैं पढ़ने में कितना एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था और कैसे मैं सिलेक्ट हुआ। और कुछ क्वेश्चन वरुण में हो सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होते होंगे, तो अगर डिफ़िकल्ट होते होंगे तो उससे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हमेशा मेंस टाइप लो लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो दिमाग पे प्रेशर दें, ठीक है। हम जब प्रेशर बार बार आएगा, तो पॉसिबल है कि हम उससे लड़ते लड़ते निकल जाएंगे, और निकल गए तो फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख गए।
तो मैं बताता हूँ। कह रहा है द मैक्सिमम एंगल टू हॉरिजॉन्टल एट विच, देखिए हो सकता है कि आंसर ना आया हो, लेकिन प्रोसेस बस देखिएगा कि क्या आपने उसी प्रोसेस का यूज किया जो प्रोसेस मैंने यूज किया, मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप अच्छा कर रहे हो। द मैक्सिमम एंगल टू हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट इट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द थ्रोअर विल बी। तो क्वेश्चन एक बार फिर इजी है, मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है, सॉल्व करूँ तो कुछ नहीं रखा है, लेकिन एक बार फिर सोचता हूँ, सोचने जाता है यार ऐसा कैसे हो रहा है, थोड़ा देखा जाए कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है, क्यों आ रही है। देखिए तो, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट करूँ ज्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो देखिए अब थ्रोवर ये है, यहां से थ्रो किया है, तो जिस वक्त ये पार्टिकल यहाँ पे है तो दूरी ये होगी, जिस वक्त ये पार्टिकल यहाँ पे है दूरी ये होगी, जिस वक्त ये पार्टिकल यहाँ पे है दूरी ये होगी, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो देखिए डिस्टेंस कम होने लगा। इसका मतलब कि हमेशा बढ़े जरूरी नहीं है, कम होने के भी चांसेस हैं। लेकिन एक पाथ अगर मैं ऐसा बनाऊं, एकदम कम एंगल का बनाऊं, कम एंगल का ऐसा, तो देखिए यहां से आपने प्रोजेक्ट किया तो ये दूरी देखिए लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, देखिए ये दूरी लगातार बढ़ रहा है, देखिए लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार ज्यादा है, लगातार ज्यादा है। इसका मतलब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है तो डिस्टेंस लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस पहले बढ़ा और फिर कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लिमिटिंग केस होगा, ठीक है, जब इस प्रोजेक्शन एंगल थीटा को आप बढ़ाएंगे तो जरूर बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा थीटा आएगा जिस थीटा तक ये लगातार बढ़ रहा होगा, और उस थीटा के बाद फिर एक एंगल तक बढ़ेगा फिर घटेगा, इसमें ये हो रहा होगा। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं, और थोड़ा बीच में अगर कोई पार्ट आएगा तो हम उसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा से, स्पीड यू था, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा, डिस्टेंस लगातार बढ़े तो फिर क्या होना चाहिए। देखिए अगर किसी टाइम पे पार्टिकल, रुकिए, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां पे है, उसकी वेलोसिटी इस तरीके से है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। आप चाहते हो कि ये यहां से ये दूरी लगातार बढ़े, तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल आर वेक्टर और भी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल हुआ तो भी का कंपोनेंट इधर आके इस डिस्टेंस को लगातार बढ़ाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पार्टिकल को अपने यहां से फेंका और यहां पे है और वेलोसिटी इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, तो ये एंगल क्या आ गया, ऑप्ट्यूस हो गया, ऑप्ट्यूस हो गया ये वेलोसिटी वेक्टर। अगर एंगल ऑप्ट्यूस हो गया तो भी का जो ये कंपोनेंट आएगा वो इस दूरी को कम करने लगेगा। इसका मतलब कि अगर इस पार्टिकल की दूरी इस पॉइंट ओ से लगातार इंक्रीज करनी है, लगातार, तो भी और आर के बीच का जो एंगल होना चाहिए एक्यूट, और एक्यूट एंगल है तो भी वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो अगर भी और आर का डॉट प्रोडक्ट जीरो से ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस इससे लगातार बढ़ेगा, और भी और आर का बीच का एंगल अगर ऑप्ट्यूस है तो भी डॉट आर वेक्टर लेस देन जीरो बनेगा, ऑप्ट्यूस एंगल है तो, और अगर ये बना तो डिस्टेंस घटने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करे, हमेशा, सो दैट ऑलवेज मूव अवे, अवे मतलब दूर जाए, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करे। दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो चलिए मैं इस कंडीशन पे आता हूं। इसके लिए इस प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया और किसी टाइम टी पे हम इक्वेशंस लिखेंगे। देखिए तो यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद ये स्पीड इनिशियल u है एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये आएगा u cos थीटा और ये आएगा u sin थीटा। टी टाइम पे जब ये पार्टिकल यहां गया है
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये u cos थीटा आएगी। और वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल में लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v ये है, तो ये बनेगा आपका u साइन थीटा माइनस जी टी, वर्टिकल वेलोसिटी बन गई। तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा वो कितना आ जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया। अगला आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको, अगर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पार्टिकल कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, तो एक्स क्या होगा, एक्स ये दूरी है, तो ये दूरी किससे आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम से कर दिया, आगे एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट वो किससे आएगा, तो वाई में लगा देंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ना, इसको मैं तब ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ये है तो आई कैप, लगे डाउट ना तो मुझे कहिएगा कि सर, मैसेज कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। वाई में लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो वाई का वेलोसिटी ये है, इट इज u साइन थीटा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का जे कैप, ये बन गया। ये वेलोसिटी वेक्टर है आर वेक्टर, और ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो आई कोफिशिएंट आई के साथ मिल जाएगा और जे कोफिशिएंट जे के साथ मिल जाएगा। तो पूरा इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इस तरीके से, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ये बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसका, और इसका इसके साथ मल्टीपल, ये क्या बनेगा, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इनटू ये वाला, ये आएगा आपका यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, और यही ग्रेटर देन जीरो करना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दीजिए, या ग्रेटर रखिए क्योंकि हमेशा इंक्रीज करना है, ठीक है। अब ना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कितना, अच्छा इसमें ये टी है ना, तो यहाँ पे टी भी रहेगा, तो अब इसको देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हिम्मत के साथ काम लेंगे, तो देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर यू इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी, तो बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और यह यू स्क्वायर कॉस थीटा टी, तो यू स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस यू जी साइन थीटा टी इंटू टी टी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो बनेगा हाफ यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और इसका इसके साथ तो ये बनेगा प्लस हाफ जी स्क्वायर टी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए यहां से टी के टर्म्स कैंसिल करके 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कितना आएगा देखिए, तो ये जो आपका आएगा ये है यू स्क्वायर माइनस, और ये टी है तो ये 2 1 कम 2 1 3, तो ये बनेगा माइनस 3 यू जी साइन थीटा अपान 2 इंस टू टी, और ये बनेगा कितना, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए ये टाइम का क्वाड्रेटिक है, और मैं चाहता हूं कि हर टाइम के लिए यूज हो, मैं चाहता हूं कि हर टाइम के लिए होल्ड करे। अगर हर टाइम के लिए होल्ड करना है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जी स्क्वायर पॉजिटिव है, और साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए तो पूरा जो फंक्शन बना ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये बनेगा बी का स्क्वायर, तो 9/4 यू का स्क्वायर जी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, और ये कौन सा है, जी स्क्वायर बाई 2 है, 4 ए, और सी क्या है, यू का स्क्वायर है, एंड दैट शुड बी लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो कर दिया। अब देखिए ये यू स्क्वायर इसी स्क्वायर कटा, ये जी स्क्वायर इसको कट कर दिया, और यहां से आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन, ये 4 का टर्म इधर जाएगा, अच्छा ये 4,
ये 2 × 2 8, आई थिंक ये 8/9 बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू और 2√2/3 का टर्म आ जाएगा। आपको पता है ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू, इसकी स्पीड, इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड कुछ भी हो, आप कम दो या ज्यादा दो, अगर आपने इस थीटा से कम एंगल पे फेंका है तो उसका डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से इंक्रीज करेगा, और अगर आपने इस थीटा से ज्यादा एंगल पे फेंक दिया है तो फिर उसका डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम तक इंक्रीज करेगा, फिर वो डिस्टेंस कम होने लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होगे। फिर इसका आंसर मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बी पार्ट, इसका आंसर बी पार्ट। तो आपने देखा कि ये भी एक प्यारा क्वेश्चन था। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्लासेस में कराए जाते हैं, बट क्वेश्चन की वैरायटी में बहुत ज़्यादा चेंज करना सही नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन एडवांस में ज़्यादातर आते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले ये, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एक अच्छा क्वेश्चन है, और आज के लेक्चर का ये 6 क्वेश्चन है। और इसका जो लेवल है वो हमने रखा है, ये भी 50% का ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट तो मैं आज नहीं ले रहा हूँ, तो इसके कि बहुत आपको समझाना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। इसको देखिए, और इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट का। आपको प्रोसेस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ना प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ताकि बहुत कम क्वेश्चन ना हो। ये आप इसको अटेम्प्ट करेंगे 5 मिनट में। और एकदम प्यारा क्वेश्चन, आपने जरूर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। और अभी मैं क्या करूंगा ना, इन क्वेश्चनों का, अभी तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ तो ऐसे अपलोड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, उसको मैं अलग से अपलोड करवा दूंगा, ताकि जब दोबारा आप उसको कभी अटेम्प्ट करेंगे ना बीच में, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के थ्रू अटेम्प्ट करें, ना कि सोल्यूशन के थ्रू, तो आपका हेल्प करेगा। और हाँ, अभी तक जितने मैंने आंसर दे रखे हैं ना डीपीपी में, जैसे डीपीपी कर रहा हूँ, जो नोट में है या क्वेश्चन वाले में जो आंसर्स हैं, वो सारे आंसर मैंने सही दे रखे हैं। तो कहीं अगर आपको लग रहा था कि आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं हो, एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उसको दोबारा सोल्यूशन को समझने के लिए, आंसर सही सही थे सब।
ठीक है, तो देखिए, कह रहा स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप अप फ्रॉम अ पॉइंट पी सो दैट इट हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। ऐसे फेंका गया कि ये इस पे 90 पे टकराता है। द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा and the point P is the height h above the foot of the incline as shown in the figure. Determine the velocity of projection. मतलब इस v नॉट की वैल्यू h और थीटा के टर्म में बताना है और g के टर्म में। ठीक है, देखो बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, इसका इजी अप्रोच भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ भगवान जाने की इजी अप्रोच है कि नहीं है। ठीक है, तो बस सोच रहा हूँ कि हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, इसका मतलब यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी भी नॉट ही रही होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाँ, टक्कर के समय जो नेट वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है ऐसे, तो मैंने उसी तरीके से इसको बना लिया। दिस इज द भी। अच्छा, ये वाला एंगल का थीटा है तो इसको आगे भगा दो। देखो हिम्मत के साथ मैं भी काम ले रहा हूँ, आ गया तो आ गया, नहीं तो तुम ही सबसे पूछूंगा कि तुम ही बताओ इसको। ये थीटा, ये 90 थीटा, ये थीटा, तो ये बनेगा थीटा 90 थीटा थीटा, देखो थीटा बनेगा। और आप इसी भी का जो ये कंपोनेंट होगा इस भी नॉट के बराबर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, तो भी का साइन थीटा इज इक्वल टू भी नॉट होना चाहिए। नेट स्पीड का दिस कंपोनेंट इज भी नॉट। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं इसको आगे की ओर भगा दूं, ऐसे आगे की ओर भगा दूं, देखो देखा जाएगा, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भी देखा जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा भी कॉस थीटा। अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस लेट एक्स है, वाई है ये, तो फिर वाई के डायरेक्शन में मैं लगा सकता हूँ भी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2gh। देखो बस मैं सोच रहा हूँ, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो देखा जाएगा। ठीक है, तुम्हें भी लग रहा होगा कि सर कितना दिमाग लगा रहा है। हाँ ठीक है, कम दिमाग है, लगाना लगाएंगे। ये वर्टिकल वेलोसिटी इट इज भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो 0 का स्क्वायर एंड प्लस 2g इंटू वाई, ये वाली दूरी वाई लिख लिया। यहां से मुझे मिल गया भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 2gy। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरा अप्रोच हो सकता है कि उससे आंसर और जल्दी आ जाए, हो सकता है कि मुझसे जल्दी ना आए। ठीक है, इसके बाद ये बताइए, ये वाला एंगल थीटा है, अगर मैं इसको x बोल दूं, ये वाला थीटा तो भी थीटा बनेगा। देख रहे हो दिमाग, कुछ हेल्प करोगे। भी साइन थीटा भी नॉट, ठीक है, टाइम का हेल्प लेते हैं चलो। यहां से यहां तक आने का टाइम y को मैं लिख सकता हूं हाफ जी टी स्क्वायर, ये टाइम लगेगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और ये जो वेलोसिटी x आएगी, x डिस्टेंस वो आएगा भी नॉट इंटू टी, हॉरिजॉन्टल से टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, देखा जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू, और इस चीज से अगर आंसर आ जाता है तो एक चीज सीखने को जरूर मिलेगा, हिम्मत। कि देखो मैं भी हिम्मत रखा हूं, आ गया तो आ गया, नहीं तो देखा जाएगा। तो tan थीटा इज h माइनस वाई, तो h माइनस वाई एंड डिवाइड बाई एक्स। तो मुझे थीटा के टर्म में चाहिए, h के टर्म में चाहिए, तो y और x का रेशियो, यहां से अगर मैं t को उठा के यहां रख दूं तो बन गया y बराबर हाफ g इंटू एक्स अपान भी नॉट का स्क्वायर।
टी बराबर ये आएगा। चलो उसी हिम्मत के साथ मैं, इधर वाई दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमने शायद सॉल्व कर लिया आंसर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पता है कितना आएगा, इसको इधर भेज दो तो ये बनेगा 2 v0 का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई जी, 2 v0 के स्क्वायर वाई अपन जी। और यहाँ से मैंने x को निकाल लिया, सिर्फ x को रूट कर दिया। अब इसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे। आई थिंक हमने आंसर को शायद सॉल्व कर लिया है। ये बनेगा h माइनस, यहाँ से y की जगह पे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, y अपान एक्स बनेगा, y अपान एक्स। और y की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये y की वैल्यू मिल गई अपान x। और जो x की वैल्यू है वो यहां से आएगी, इट इज रूट ओवर 2 v0 का स्क्वायर अपान g इंटू y। और y फिर यहां से मैं निकाल के रख दो, v का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, अब एक देखिए यहां से v स्क्वायर का टर्म्स निकलेगा और एक v स्क्वायर को कट कर देगा, तो इसको कट करने के बाद इसको बना देगा सिर्फ v, इसको भी रहने दीजिए। अब देखिएगा आपको आंसर में v0 निकालना था, तो v0 में g के सारे टर्म दिख रहे हैं, ये g के टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के टर्म्स कट रहे, कटने दो। ठीक है, v0 चाहिए थीटा और h के टर्म में v निकालना पड़ेगा v0 के टर्म में, तो v और v0 आ गया ना, v इक्वल्स टू v0 अपान साइन थीटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v0 अपान साइन थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा h माइनस v के जगह पे वहां से v0 अपान साइन थीटा, v0 अपान साइन थीटा इनटू, और ये 2 इधर रहने दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहने दीजिए, इधर रहने दीजिए, और इसको रूट के अंदर जाने दीजिए, नीचे रूट है ना, एक सेकेंड, नीचे रूट है, तो ये रूट के अंदर नीचे है, जी के टर्म कैंसिल हो चुके हैं, ये बन गया v0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी टर्म्स इस एक थीटा कट कर देगा। अब आप समझ गए कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुका हूं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस v0। यार ये v0 कैसे कैंसिल हो गया, v0 और थीटा का रिलेशन आ गया, v0 भी कैंसिल, h और थीटा का रिलेशन आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो, ये तो इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर मेरे पास है, एक बार मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा आ गया, और अगर थीटा आ गया तो थीटा अगर मिल गया तो मुझे v0 पूछा गया था ना, इस थीटा का लेना देना क्या है, तो थीटा और एच में सीधे रिलेशन दे रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। रुको, तो y बराबर क्या लिखा मैंने, हाफ जेटे स्क्वायर, और x बराबर क्या लिखा v/t, ये सही है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये y बराबर बन गया हाफ जी इंटू टी के जगह पे x अपान v0 का स्क्वायर, ये सही क्वेश्चन था, तो यहाँ से x क्या आ गया 2 v0 के स्क्वायर y अपान जी का रूट 2 v0 का स्क्वायर y अपान जी का रूट कर दिया, x मिल गया इतना। ठीक है, और ये अगर ये थीटा है तो थीटा, ये थीटा, तो क्या आएगा v cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y में u 2gy, ये भी सही है। ठीक है, ये भी मैंने सही लिखा। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने v का साइन थीटा v0 बराबर कर दिया, ये भी सही है। और इस ट्रायंगल में tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा इज दिस लेंथ h माइनस y अपान x, ये भी सही है। तो tan थीटा इज h। अच्छा देखो, ये तुम्हें मैसेज करना चाहिए था ना, देखो ये जब मैं अलग करूंगा तो यहाँ पे h अपान x नहीं आएगा, और तब फिर ये टर्म्स आएंगे तो यहाँ पे h अपान x का टर्म आएगा, अब ठीक है। और ये v0 का टर्म इसको कैंसिल कर देगा, अब सही है। देखो, तो tan थीटा इक्वल्स टू h अपान x
टेन थीटा इज एच अपान एक्स माइनस माइनस ये है ये तो पूरा पूरा कैंसिल कर दिया, ये कॉस अपान साइन तो बनेगा -1/2 tan थीटा। अभी फिलहाल ना इक्वेशन 1 को रहने दीजिए और x में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा x का भी वाई के साथ, भी नॉट के साथ। देखिए यहां से मिल रहा है x का और y कहां से आएगा, यहां से y मिलेगा, तो हमें अभी भी भी नॉट ही चाहिए, अब बिना x आए नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, मुझे x की वैल्यू भी नॉट के टर्म में चाहिए ना, तो यहां से क्या आएगा, यहां से भी की वैल्यू यहां प्लेस करो तो बनेगा भी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2g वाई, और y की वैल्यू अगर मैं यहां से प्लेस कर दूं तो ये बनेगा हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपान भी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से भी नॉट का पावर 4, देखो कितनी मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, भी नॉट का पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 से 2 कटेगा, ये क्या बनेगा जी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। और इस एक्स की वैल्यू अगर हमें लाना हो ना तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारी आनी चाहिए, ये आ रहा है भी नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा अपान जी साइन थीटा। अब इसको उठा के वहां रखेंगे तो ये बन गया हमारा टेन थीटा इक्वस टू एच अपान एक्स, और एक्स हमारा किसके बराबर है भी नॉट का स्क्वायर अपान जी, और कॉस थीटा नीचे आएगा, कॉस थीटा नीचे जाएगा और साइन थीटा ऊपर जाएगा। अब देखिए ये बन गया 1/2 tan थीटा। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये tan थीटा इधर भेज दीजिए तो tan थीटा कॉमन आ गया, और ये बन गया 1 सेकेंड, इसको इधर भेजा था, इसको इधर भेजा था, तो ये आ गया आपका tan थीटा कॉमन एच जी अपान भी नॉट का स्क्वायर -1 इक्वस टू 1/2 tan थीटा। देख रहे हो ये हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया हो, मेरा थोड़ा सा लग गया टाइम, तो लग गया टाइम, कोई बात नहीं। तो हमें पूछा गया था भी नॉट की वैल्यू ना, तो ठीक है अब इससे तो आंसर मिल गया आपका, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच जी अपान भी नॉट का स्क्वायर -1 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो 1/2 tan स्क्वायर थीटा, फिर इसको इधर भेज दीजिए तो +1 बन गया, और यहाँ से जब मैं बता ही रहा था तो मैंने सोचा कि प्रॉपर बता दो, तो बन गया 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी नॉट की वैल्यू आ गई √2 जी एच tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा एज आंसर्स। तो ठीक है, क्या कर सकते हो, होता मिस्टेक, मिस्टेक नहीं मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बट इक्वेशंस को इधर उधर लिखने में मुश्किल लगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए मैं होमवर्क, ये होमवर्क तो अभी कल लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके होमवर्क देने के लिए मेरे पास आंसर तो फिलहाल है, मैं बता दूं कल का होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, वो आप करेंगे। एक तो ये है, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और इसका जो लेवल है ये 40% के लेवल पे 45%, और इसका आंसर मैं आपको लिख ही दे रहा हूं, इसका आंसर है 22.50, 22.50। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्वेश्चन जो है वो 45% के लेवल पे है, और अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसका आंसर है 3, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है 3, तो इसका आंसर है 3, ठीक। इसके बाद ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर है, और ये
भी 50% के लेवल पे, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, 50% के लेवल पे, और इसका आंसर है 8। ये इसका आंसर मैंने 8 दे रखा है, तो 8 है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसके बाद कल से फिर आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा कि दोबारा अच्छे से समझाऊँ, बट कोशिश पूरा रहता है कि मैं आपको उसकी एक एक पॉइंट्स को बता दूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए, और खुश रहिए। और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिएगा, नोट प्रॉपर रिवाइज करिएगा, पीवाईक्यू प्रॉपर करिएगा, वरुण के क्वेश्चंस एकदम सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चैप्टर के ना 20-25 क्वेश्चंस मिल गया ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो बहुत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, एक बार फिर मैं अंतिम में बता दूँ, क्योंकि आपकी रैंक आए अच्छी, ये इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो नोट प्रॉपर रिवाइज करना है, वरुण के क्वेश्चन टेस्ट की तरह से देने हैं, मॉक टेस्ट आपको 2, एक एडवांस एक मेंस, एंड पीवाईक्यू आपको एडवांस का 5 ईयर करना है। फिलहाल आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।